आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड कि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको धारीवाल जी जैसा एक ससुर के रूप में फादर मिले। कोटा वालों को गर्व होना चाहिए इस बात के लिए कि उनके पास एक ऐसी शख्सियत है जिसने और वाकई महिलाओं का मुद्दा देश के अंदर बहुत चिंताजनक है कि जो वर्ल्ड मैप है उस वर्ल्ड मैप के अंदर भी स्पेशली कोटा का फोकस। मैं मानती हूँ कि सपने हमेशा आदमी को देखते रहना चाहिए। तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ हुआ करती थी हम लोगों की। कैरम खेलते वक्त छोटी मोटी चीटिंग की थी? छोटी मोटी नहीं, पूरी चीटिंग करी थी। फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर शो और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड की, जिसका नाम है नो एंड यस, यानी कि हाँ या ना। तो कुछ ऐसे चटपटे सवाल करेंगे, अटपटे सवाल करेंगे और मैम से जानेंगे कि वो जैसे कि बताई रही बहुत शरारती रही हैं। मैम, आपके बारे में हमने जैसा जाना अब तक कि आप बहुत नॉटी पर्सन रहे, तो मैं जानना चाहूँगी कई बार जैसे कि आप कज़न्स के साथ खेला करते थे और गेम्स अगर आपने खेले होंगे काफ़ी सारे, जानेंगे कौन कौन से गेम्स आप खेला करते थे? मुझे सबसे ज़्यादा शौक कैरम का था। ओके। उस समय कैरम और बाकी मुझे ऐसा कुछ बहुत याद नहीं है कि इतना सारा मैंने कुछ और कुछ गेम्स। जीतने के लिए कैरम खेलते वक्त छोटी मोटी चीटिंग की थी? छोटी मोटी नहीं, पूरी चीटिंग करी थी। मतलब अगर यस है, मतलब छोटी मोटी चीटिंग तो जरूर गेम खेलते वक्त, जब छोटे हुआ करते हैं, अभी नहीं। अभी नहीं। अभी नहीं। अच्छा, और जैसा कि बात करते ही जा रहे हैं बचपन की, तो कई बार होता है अपनी पसंदीदा चीज़, हमें अब इतने सारे कज़न साथ में रहे हैं आपके, और हो सकता है कभी कुछ चॉकलेट या मिठाई आपकी फेवरेट रही हो जो कि आपको खानी हो, आपको नहीं मिली हो, तो चुपके से या चोरी से उसे अपनी फेवरेट चीज़ को खाया है? मुझे ऐसा एकदम याद है, और याद नहीं, आज भी मैं अपने भाई को याद दिलाती हूँ जब भी वो मिठाई खाती हूँ। जी। मुझे काजू की कतली और पिस्ते की बर्फी बहुत पसंद थी, और जब वो लेके आता था तो बड़ी मुश्किल से एक मिलती थी मुझको, और वो भी टुकड़े टुकड़ों में मिलती थी। और जब आज इतनी रहती है तो मैं उसको फ़ोन करके कहती हूँ कि देखो अब मैं तुझे टुकड़ों में खिलाऊंगी। इट्स लाइक कैसे खाया है फिर आपने उसको? कई बार भाई की मिठाई खाने। मुझे वैसे खाने का, टू बी वेरी ट्रू, मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। एकदम सिंपल खाना, घर का खाना, डाइट कंट्रोल ये सब पसंद है। जैसे कुछ है नहीं कि खाने को चीटिंग के लिए, इसके लिए तो बिग नो कह सकते हैं। यस श्योर जी। तो आगे हम और भी जानना चाहेंगे आपसे। पिटाई तो आपकी बहुत हुई है, स्कूल में तो हुई है, हमने जान लिया। स्कूल में हुई है। घर की हम बात कर लें तो कभी मम्मा पापा या कज़न से पिटाई हुई है आपकी? नहीं। मेरे फादर ही सच अ लविंग पर्सन, और मुझे आज भी ध्यान है जब भी मैं बीमार होती थी तो पापा रात भर, जब छोटी थी तो अपने जो एक एकदम अपने हाथों में लेके मुझे रखते थे, और जब जब बीमार हुई तो पापा मम्मी ने रात भर सेवा करी। और आज मुझे लगता है कि जब वो बुजुर्ग हैं तो मैं बहुत जिद करके उनको अपने पास यहाँ लेके आती हूँ, और मुझे लगता है कि जितना मेरे पास टाइम रहे मैं उनकी सेवा उसी तरह करूँ जो बचपन में उन्होंने मेरे लिए करी है। बहुत अच्छी बात है, और ऐसी ही सोच मुझे लगता है कि हमारे जो युवा आज प्रोग्राम देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि हम चाहे कितने ही ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, लेकिन जो फैमिली अटैचमेंट है वो हमेशा हमें साथ रखना चाहिए। भाई के साथ आपकी ट्यूनिंग किस तरह की रहा करती थी? पहले भी बहुत बाउंडिंग, क्योंकि हम लोग एक ही भाई बहन हैं, तो सीक्रेट की अगर हम बात करें शेयर करने की, हाँ, तो कई बार ऐसा हुआ जब स्कूल में नंबर कम आ गए, टेस्ट में कई बार 10 में से 0 ही मिल गए, टेस्ट होते थे तो बड़ा दोनों एक दूसरे पे सीक्रेट रखते थे कि पापा मम्मी को नहीं बताना है, और तू ही साइन करके चले जा इसमें। बचपन में सीक्रेट हुआ करते थे। अच्छा, उसके अलावा भाई जैसे कि आपके बड़े रहे हैं, तो कई बार वो ऑर्डर करके उनका कुछ प्रोजेक्ट वर्क या होमवर्क कुछ इस तरह का रहा हो जो कि आपको नहीं, आप छोटे हो, आपको करना है, इस तरह से कभी करने को? हाँ, जब भी वो मैं उससे कुछ पूछती हूँ या मुझे कुछ ऐसा काम होता है जो वो ही कर सकता है और पेरेंट्स नहीं कर सकते, या कोई फ्रेंड्स और कोई नहीं कर सकता, या उसका कोई काम होता है जो वो अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करता, तो डेफिनेटली हम दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग टचवुड बाउंडिंग है कि हम लोग पूरी चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे से, चाहे वो अपने बिहाफ से, बेटर हाफ से नहीं हो, लेकिन भाई बहन का शेयरिंग बहुत। हाँ, और मैं यही कहना, अपने तक ही बात रह जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जानेंगे हम
जैसा कि आप कह रहे हैं साथ में इतने सारे कजन्स एक साथ रहा करते थे, तो जब बारिश आती थी एट दैट मोमेंट आपको बारिश में जाकर नहाना, नाव चलाना, ये सब भी आपने किया है? ये सब खूब करा है बचपन में। हाँ, नालियाँ भर जाती थी तो उस पर कुछ लगा के और पानी भर के, और उस समय ना वो बोट बनाते थे कागज़ की। अब आजकल तो बच्चों को ये सब चीज़ें है ही नहीं, शौक ही नहीं है, क्योंकि वो अपने गैजेट से उभर ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। तो जो नेचुरल ब्यूटी है, एनवायरनमेंट है, उसका मज़ा आजकल के बच्चे नहीं ले सकते। अभी फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल, बस सिर्फ अपना वर्चुअल वर्ल्ड तक रह गए, वो फिजिकली कुछ करना भी नहीं चाहते उनको। अच्छा, उसके अलावा हम जानेंगे स्कूल की अगर हम बात कर लें तो क्लास चल रही है, कभी चुपके से टिफिन खोलकर खाना खाया है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ कभी ऐसा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था। मैंने आपको पहले ही कहा कि उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मतलब अगर हमारे इतने से नेल्स भी बड़े होते थे तो पनिशमेंट ये होता था कि यू हैव टू पे अ फाइन और यू शुड बी आउट ऑफ द क्लास, यू कांट स्टे इन अ क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑल द टाइम योर हेयर शुड बी इन अ वेरी प्रॉपर वे एंड योर नेल्स एंड नो मेहंदी एंड नथिंग। तो मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने जब तक स्कूल लाइफ में रही हूँ मैंने कभी मेहंदी भी हाथों में लगाई है। तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ हुआ करती थी हम लोगों की। तो बहुत प्यारा बचपन इनका रहा है और बहुत सारी बातें मैं जानकर भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम अगले राउंड पे। राउंड 3। तो कोटा शहर की बात हो रही है, मैम आपसे जानना चाहूँगी कोटा शहर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? डेफिनेटली KST। बहुत फेवरेट जगह है। जब मैं शादी होकर आई थी तो यहाँ पे सिर्फ एक महेश्वरी रेस्टोरेंट था और एक नवरंग होटल, लेकिन आज कोटा वालों को गर्व होना चाहिए इस बात के लिए कि उनके पास एक ऐसी शख्सियत है जिसने कोटा को एक स्मार्ट सिटी तो खैर दिया ही है, लेकिन कोटा को उस प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी एक इच्छा है, एक तमन्ना है कि जो वर्ल्ड मैप है उस वर्ल्ड मैप के अंदर भी स्पेशली कोटा का फोकस्ड हो, कि कोटा उस वर्ल्ड मैप के अंदर आए और हमारे पास इतना टूरिस्ट आए जिससे यहाँ पे भी लोगों को बिजनेस मिल सके, हमारी इकनॉमी हो सके। तो आज धारीवाल जी का जो विज़न है आने वाले 100 साल तक ऐसा किसी का विजन रहेगा भी नहीं, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कोटा किस मुकाम पे रहेगा। जो वाकई हम कह सकते हैं कि कोटा की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और आने वाले समय में तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से कार्य प्रगति पे चल रहे हैं सब जगह पर एक नया कोटा हमें नज़र आ रहा है। तो लगातार चर्चा जारी, महिलाओं के मुद्दे जैसा मैंने बताया हर मुद्दे पर वो आगे खड़ी रहती हैं, तो महिलाओं के लिए तो आप बहुत कुछ कर ही रही हैं। ख़ासतौर पे अभी हमने जाना जैसे 14 के अंदर जब धारीवाल सोशल मीडिया सेल का मैंने इस्टेब्लिशमेंट करा था, और जो हमारा विचार था इसको करने का वो यही था कि जो करंट मुद्दे हैं उस समय उनको उठाया जाए, जनता तक अपनी बात को रखा जाए। लेकिन यू वोंट बिलीव दिस कि इस फील्ड में आने के बाद पिछले लगभग 8-9 साल से मैं यहाँ इस फील्ड के अंदर हूँ, और काफ़ी तकलीफ़ हुई इस चीज़ को लेके कि ऐसी महिलाएं और ऐसी बालिकाएं जब मेरे पास आईं, क्योंकि JDB का इलेक्शन भी सबको याद है कि 2016 में जब मैंने JDB का इलेक्शन कराया था तब युवा जो लड़कियां थी वो मेरे पास आईं। लेकिन इलेक्शन के बीच में भी मैंने जब बच्चियों से बात करी तो कई ऐसी चीज़ें सामने आई जो एकदम चौंकाने वाली थी, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ और अच्छी समझ के साथ मैंने बच्चियों को समझाया चीज़ों को लेके। और वाकई महिलाओं का मुद्दा देश के अंदर बहुत चिंताजनक है। जितनी बातें होती हैं देश में, चाहे वो कोई भी सरकार करे महिलाओं को लेके, लेकिन एक्चुअली वो धरातल पर नहीं है। मैं हमेशा यही मानूंगी कि जो बोला जाता है, जो चीज़ें महिलाओं के लिए सरकार ने करी हैं, उसमें से कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है इसका कोई सर्वे नहीं है, इसका कोई डाटा नहीं है। कर रही हैं मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो NGO के ज़रिए आप मदद कर रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। एक NGO अक्षम कल्याण संस्था मेरा एक NGO है जो मैंने 2016 में उसका स्थापना करी उस NGO की। और NGO का जो मेन मकसद था कि स्पेशली डिसेबल्ड लोग और महिलाएं दोनों लोगों के लिए हमने उस NGO को बनाया था। और पिछले लगभग 4.5 साल से
अपने जो कोटा के लगभग 13 से 15 स्कूल है, सरकारी स्कूल हैं, जिसमें लगभग 3,500 महिलाओं को मैं हर महीने सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती हूँ, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट था। उन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही थी, और घर में आप मान के चलें कि उन लोगों को यही था, जब बच्चियों से बात करी तो वो घर में पेरेंट्स की प्रॉब्लम, 25 से 30 रुपये का एक पैकेट उन लोगों को अवेलेबल नहीं होता था। तो वो सोच के एंड आई वाज, हर लड़की मेरी, जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ तो मुझे वो अपनी बेटी दिखती है, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि उसको इस चीज़ का सहारा ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत ही आपका जो आपने कदम उठाया है, जो आप वर्क करें, बहुत सराहनीय है। आगे मैं जानना चाहूँगी, आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिसका कहें कि सदियों से नाम चला आ रहा है, और जो आपके फादर इन लॉ हैं जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो उनके तो क्या कुछ आपने उनसे सीखा है, क्या कुछ जाना है? हम चाहेंगे कि ज़रूर आप इन्हें, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानने को उत्सुक होंगे इसे। मुझे लगभग 27 साल हो गए आपके कोटा शहर में आए, शादी हुए, लेकिन कभी भी इन 27 सालों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि धारीवाल जी मेरे ससुर हैं। हमेशा एक बेटी के रूप में उन्होंने मुझे देखा, और आप मान के चलें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जब भी मैंने उनसे किसी चीज़ की मांग करी हो और उन्होंने मुझे मना करा हो। और जब मदर इन लॉ की डेथ हुई उसके बाद से तो अब ये है कि मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड कि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको धारीवाल जी जैसा एक ससुर के रूप में फादर मिले। तो हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा बहुत पंक्चुअल हैं वो, तो परिवार में क्या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, या फिर एक जैसा सादा आम परिवार रहता है वैसा आपका परिवार है? ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, हमारा परिवार बिल्कुल आम परिवार जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इस परिवार में। लेकिन कुछ क्या होता है, जो लोग राजनीति के अंदर होते हैं उनकी लाइफ अलग तरीके की होती है। और जब से मैं शादी होकर यहाँ पे आई तो तब से ही मैंने धारीवाल जी को राजनीति के अंदर देखा। 93 के अंदर पहला हिंडोली का चुनाव जब उन्होंने लड़ा था, और उसके बाद से आज तक ये 6th इलेक्शन मैं धारीवाल जी का देख रही हूँ। तो आम तो बिल्कुल है ही सरी, हम लोग अपने आप को बिल्कुल अलग कोई खास नहीं मानते, ना हम हैं और ना होना चाहते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन है लाइफ में एक, वो मुझे अच्छा लगता है और वो होना भी चाहिए। उससे थोड़ा संस्कृति अपनी और लाइफ चलती रहती है। कोटा सिटी जो कोचिंग नगरी के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत जल्दी बच्चे बाहर से भी आते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। और आजकल के जो युवा, जिनके लिए आप कह सकते हैं कि एक प्रेरणा है, वो युवा भी आज प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चे डिप्रेशन में आते हैं उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये होता है, कई बार बच्चा, पेरेंट्स उसको पढ़ने तो यहाँ भेज देते हैं कोटा के इसके अंदर कोचिंग्स में, लेकिन क्या होता है पेरेंट्स बच्चों से बात ही नहीं कर पाते, या उनके जो कम्युनिकेशन है या प्रेशर है। कई बार सर्विस क्लास लोग हैं, अब उनको लगता है कि हमारे पास आगे कोई बिजनेस नहीं है, बच्चा पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ के अपना खुद कमा लेगा। तो वो जो कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चे यहाँ कोटा के अंदर रह के, जो कुछ बच्चों ने सुसाइड करा है। और सेकेंडली मैंने अभी आपसे एक ही बात ये कही कि जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स का बच्चों का, वो इतना ओपन नहीं है। कई परिवार में आज भी ये है कि अगर बच्चा अपनी माँ से या अपने फादर से कोई चीज़ जिक्र करता है तो वो बुरा मानते हैं कि अरे तूने ये ऐसे कैसे कर दिया, तू अपने इनके बारे में कैसे बात कर रहा है। तो ओपननेस भी इस हद तक होनी चाहिए जिसमें बड़ों का रिस्पेक्ट भी रह जाए और बच्चों का काम भी हो जाए। तो वो रिलेशन अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं खोएंगे। और यहाँ के जो कोचिंग्स हैं वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं और उन्होंने इस बात को अलग से काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की कि अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है या उसको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू स्टडी दैट कोर्स, तो ये काउंसलिंग करके उनको पेरेंट्स को बुला के वापस भेजा जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी बच्चों से कि इतना डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अगर एक चीज़ में आप फेल भी हो गए तो डेफिनेटली बहुत सारे रास्ते भगवान ने खोल के रखे हैं, बस हमें उन रास्तों को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो लगातार चर्चा जारी, दिल तो नहीं कर रहा है कि बातें यही ख़त्म करें, लेकिन वक्त भी, हम भी थोड़ा सा मसरूफ़ रहती हैं। आगे मैं जानना चाहूँगी जो आने वाला समय है, एकता जी को हम किस तरह से देखेंगे? क्या कुछ आपके सपने हैं, कहाँ तक पहुँचना है, क्या कुछ सपने अभी बाकी हैं जिन्हें हासिल करना है?
देखिए, मैं मानती हूँ कि सपने हमेशा आदमी को देखते रहना चाहिए। जी, जी। और उसको पूरा करने की भी इतना जुनून होना चाहिए आदमी को उन सपनों को पूरा कर सके। लेकिन इतना सब कुछ कोटा को मिल चुका है कि अब हम लोगों को लगता नहीं कि आने वाले समय में और कुछ विकास की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो इसको नेगेटिव रूप में ले लेते हैं, लेकिन आने वाले उनकी भी पीढ़ियां याद करेंगी कि कोटा को किस शख्सियत ने बनाया है। और जहाँ तक हो सकेगा मेरा परिवार, जिसमें मैं, अमित जी धारीवाल और शांति धारीवाल जी, हमेशा कोटा की जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर कोटा को उस मुकाम पे और पहुंचाएंगे जहां और तमन्ना बाकी रह गई है। और हमारे लायक जो भी कार्य आप लोगों को लगे कि हम लोग मदद कर सकते हैं, तो वी आर ऑलवेज रेडी फ्रेंड्स टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमने बात की वन एंड ओनली एकता धारीवाल मैडम से। मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ उनके बारे में हमने जाना। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक ख़ास शख्स के साथ, उनके अनछुए पहलुओं के साथ, उनकी अनसुनी बातों के साथ। फ़िलहाल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे यानी डॉक्टर नशरा खान चौधरी को दीजिए इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।